हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2। चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड पॉइंट। स्टार्टिंग के 2 पॉइंट पहले पार्ट में हो चुके हैं। थर्ड पॉइंट है एन अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स। कि देखो अप्रेजल एलपीजी पॉलिसी मतलब एलपीजी पॉलिसी लाने के कुछ हमें गुड और बैड इफेक्ट पढ़ने हैं कि गुड और बैड इफेक्ट्स क्या क्या हैं। कुछ अच्छे चीजें भी हुई हैं, कुछ बुरी चीजें भी हुई है एलपीजी की मदद से, एलपीजी आने के बाद से। तो ये चीजें हमें पढ़नी है इसमें। तो गुड इफेक्ट क्या क्या? वाइब्रेंट इकोनॉमी जो है वाइब्रेंट हो चुकी थी, हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही थी। जब हम एलपीजी लेकर आए तो जीडीपी ग्रोथ जो थी हमारी 8% बढ़ गई थी। ठीक है, ग्रोथ ऑफ जीडीपी शूट अप टू एज हाई एज 8% पर एनम। 8% पर एनम पे बढ़ गई थी, तो वाइब्रेंट इकोनॉमी हो गई थी। ये हमारा गुड इफेक्ट है। स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एलपीजी पॉलिसी जो थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए काफी सही रही। इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होने लगी कि इंडिया भी अब ग्लोबल रिकॉग्निशन में आ गया। मतलब कि इंडिया में भी अब आईटी इंडस्ट्री है, इंडिया में भी अच्छी खासी आईटी इंडस्ट्री है और इंडिया की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छी खासी होने लगी थी एलपीजी आने के बाद। फिस्कल डेफिसिट की वजह से हमारी जीडीपी बहुत ज्यादा डाउन हो रही थी, तो फिस्कल डेफिसिट पे चेक होने लगा। हम फिस्कल डेफिसिट को चेक कर सकते थे एलपीजी की मदद से। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज हो गए थे एलपीजी की मदद से, क्योंकि पहले जो हम इंपोर्ट पे ध्यान देते थे, अब हमने साथ के साथ एक्सपोर्ट पे ध्यान देना भी शुरू कर दिया था। जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो इंक्रीज हो गए थे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने से, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छा होने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है ग्लोबल इन्वेस्टर का एक पर्टिकुलर मार्केट में। ठीक है, इन्फ्लेशन पे चेक होने लगा था। जो पहले इन्फ्लेशन था हमारा एलपीजी लाने से पहले, वो काफी ज्यादा था, अराउंड 6% के आसपास। उसके बाद वो 4% के आसपास रह गया जब हम एलपीजी लेकर के आ गए। कंज्यूमर सोवरेनिटी, यानी कि प्रोड्यूसर वही गुड्स प्रोड्यूस करेगा जो कंज्यूमर को चाहिए होंगे, और बहुत सारी क्वालिटी में, अच्छी क्वालिटी में, क्वालिटी अच्छी होगी, क्वांटिटी भी अच्छी होगी। ठीक है, तो कंज्यूमर सोवरेनिटी बनी रहती है कि कंज्यूमर अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से जो मार्केट में चीजें अवेलेबल हैं उस हिसाब से वो खरीद सकता है। और कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग थी, मतलब एक्सपेंडिचर था, वो भी टाइम टू टाइम इंक्रीज होता जा रहा था। इन सब चीजों की वजह से मार्केट में इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स हो गए थे, तो कंज्यूमर्स की नीड्स भी बढ़ रही थी धीरे धीरे। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो भी हमारे देश में बढ़ने लगी थी। इसकी जरूरत भी थी, क्योंकि जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी थी वो कुछ अच्छा जनरेट नहीं कर पा रही थी, सरप्लस नहीं ला पा रही थी हमारी इकोनॉमी में, ना ही वो री इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ जनरेट कर पा रही थी। टेक्नोलॉजी भी हमारी काफी पुरानी हो चुकी थी, तो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हमको बहुत जरूरत थी। नई नई टेक्निक इनोवेट करने की जरूरत थी हमें, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करनी थी हमें। 8th पॉइंट है रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। जब एलपीजी लेकर के आए तो हमारी जीडीपी बढ़ने लगी, फॉरेन एक्सचेंज हमारा इंक्रीज हो गया, तो ग्लोबल मार्केट में इंडियन मार्केट को भी एक अच्छी खासी पोजीशन मिलने लगी। मतलब अच्छा खासे हमारी इमेज बन चुकी थी। ठीक है, A shift from monopoly market to competitive market। पहले जो मोनोपोली मार्केट थी वो अब कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गई थी। यानी कि पहले जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था तो कम चीजें बनती थी, कम दुकानें, मतलब कम, प्राइवेट सेक्टर कम थे तो कम लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती थी क्योंकि, तो ज्यादा लोग मार्केट में नहीं घुसे थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं घुसते थे, बिजनेस नहीं करते थे। तो अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट के आपको बहुत सारी ब्रांड्स मिल जाएंगे। आपको क्रीम ही खरीदनी है, आपको फेस वॉश खरीदना है, आपको कुछ भी खरीदना है, आपको कार खरीदनी है, स्कूटर खरीदना है, जो भी खरीदना है आपको, उसके बहुत सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पहले सिर्फ 2-3 ऐसे ही होते थे, तो अब मोनोपोली नहीं रही, कॉम्पिटिटिव मार्केट होगी। यानी कि अब बहुत सारे ब्रांड्स हो गए। जैसे कार ही हो गया, तो एलपीजी आने से पहले सिर्फ 1-2 ब्रांड्स होते थे कार के, लेकिन एलपीजी आने के बाद कार्स के बहुत सारे ब्रांड हमारी मार्केट में आ गए। अब हम बैड इफेक्ट्स पढ़ लेते हैं।
सबसे पहला आता है नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, कि जब हमारा एलपीजी पॉलिसी आई तो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे इतना ध्यान देना शुरू कर दिया कि हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को भूल ही गए थे। पोस्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 ग्रोथ ऑफ जीडीपी हैज लार्जली बीन ड्रिवन बाय द सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जो जीडीपी थी वो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर से आ रही थी इकोनॉमी के। एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो नेग्लेक्ट कर दिया गया था और इसकी ग्रोथ रेट गिर गई थी 2 से 3% पर एनम तक। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनईपी एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, कुछ है इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की कमी हो गई थी। ठीक है, क्योंकि अब आप ज्यादा से ज्यादा सर्विस सेक्टर की तरफ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो जो इरिगेशन है, पावर, रोड, रिसर्च, एक्सटेंशन सर्विसेज, इन सब पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी कम कर दी थी। Infrastructural investment played a crucial role in nurturing green revolution. Under NEP, this investment almost dried up to leave agriculture in a state of lurch. ठीक है, NEP की वजह से हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत नुकसान हो रहा था। सब्सिडीज जितनी भी हमने लगाई थी फर्टिलाइजर्स वगैरह पे, वो हमने विड्रॉल कर ली थी, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट था, जो प्राइस पड़ रहा था, इनपुट कॉस्ट थी, वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा थी। इंपोर्ट ड्यूटी हमने कम कर दी थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे, जिसकी वजह से बहुत सस्ते दामों पे इंपोर्ट हो रहा था। इन द वेक ऑफ ट्रेड रिलेटेड रिफॉर्म्स, import duties on agriculture products have been reduced and quantitative restrictions on the import of agriculture products have been lifted. Consequently, the Indian farmer has been exposed to unsustainable global competition. जबरदस्ती के कंपटीशन में हमारे इंडियन फार्मर्स आ गए थे। शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न में एक बड़ा शिफ्ट आया था। लोग अब कैश क्रॉप्स उगाने में ज्यादा ध्यान दे रहे थे फूड क्रॉप्स के मुकाबले, मतलब कि उनको ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करनी थी। फूड क्रॉप्स जैसे अपने लिए उगा रहे थे वैसे वो सब कम कर दिए थे, कैश क्रॉप पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर गया। सेकंड पॉइंट आता है स्लो डाउन इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। देखो, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बैरियर्स हमने सब हटा दिए थे हमारे इंपोर्ट से। ठीक है, क्योंकि चीपर इंपोर्ट हम कर रहे थे अब बाहर से, तो जिसकी वजह से जो हमारे डोमेस्टिक गुड्स थी उनकी डिमांड जो थी वो कम हो गई थी। अब जो बाहर से सस्ती क्वालिटी में हम गुड्स खरीद रहे थे, हमारी उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, तो जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी की थी वो स्लो डाउन हो गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अब आप न्यू टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, आपके पास काफी सारी बड़ी बड़ी मशीनें आ गई है, तो आप मशीनों से सारा काम कर रहे हो, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आप नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लेबर रिलेटेड टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसकी वजह से एलपीजी की वजह से हमारी देश में अनएम्प्लॉयमेंट होने लगी। डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। प्राइवेट सेक्टर इतने सारे हो गए, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर पे ध्यान देना छोड़ दिया था। गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी थी। गवर्नमेंट किसी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रही थी किसी भी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। फिस्कल पॉलिसी जो थी वो बहुत स्ट्रेस में आ गई थी। फिस्कल पॉलिसी की वजह से हमने टैक्स रेट जो थे वो हमने कम कर दिए। टैक्स रेट जो थे हमारी गवर्नमेंट ने कम कर दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस टैक्स को टाइमली पे करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो टैक्स रेवेन्यूज थे उसमें किसी भी तरीके का कोई फायदा नहीं हो पाया, वो कॉन्टिन्यूज टू बी लो, वो बाद में भी कम ही रहे। एलपीजी से कुछ फायदा नहीं हुआ। लूप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस, देखो इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ तो हुई थी लेकिन वो लूप साइडेड थी। ठीक है, वो सारे सेक्टर्स को इंक्लूड नहीं कर रही थी। इट डज नॉट इंक्लूड ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, सिर्फ ये सर्विस सेक्टर को ही इंक्लूड कर रही थी। एग्रीकल्चर सेक्टर को तो ये भूल चुके थे। ठीक है, ये आईटी फोकस थी जिसने कि हमारे फार्मिंग सेक्टर को इग्नोर किया बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, और लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे फार्मर्स कैश क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने अब फूड क्रॉप्स को ध्यान नहीं दिया था। अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस,
देखो जो एलपीजी पॉलिसी थी वो अर्बन एरिया में ग्रोथ की प्रोसेस पे ज़्यादा कंसंट्रेशन करती थी, रूरल एरिया से वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, अगर आप किसी भी एमएनसी के बारे में सोचो तो आप उसको किसी अर्बन एरिया में ही देखोगे, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई। रूरल एरिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी कोई एमएनसी, गलती से कोई होगी वरना नहीं आपको मिलेगी। तो ये जो था ये अर्बन कॉन्सेंट्रेशन पे था कि अर्बन एरियाज की ग्रोथ, रूरल एरियाज को अभी भी नेग्लेक्ट किया जा रहा था। इकोनॉमिक कॉलोनाइलिज्म, देखो 200 साल पहले जो कॉलोनाइलिज्म थी ब्रिटिश रूल की वजह से वो हम बहुत फेस कर रहे थे कि उनका हमारे ऊपर रूल चल रहा था। अब एमएनसी ने उनकी जगह ले ली थी। अब एमएनसी जो थी हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बिल्कुल अच्छी नहीं थी। एमएनसी हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, एमएनसी की वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री हमारी डेवलप नहीं हो पा रही थी। ठीक है, implying a situation where MNCs are exploiting the Indian market to sell their products and in the process domestic producers are marginalized owing to their poor competitive strength। तो जो domestic producers थे उनको बहुत नुकसान हो रहा था क्योंकि उनकी जो competitive strength थी वो काफ़ी पुअर थी। मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत नई नई टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ें प्रोड्यूस कर रही थी, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रही थी। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, देखो कंज्यूमरिज्म तो बढ़ रहा था, ग्लोबल ब्रांड्स हमारी मार्केट में घुस गए थे। ठीक है, तो जो हमारी इंडियन सोसाइटी थी वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लग गई थी। ठीक है, हमारा इंडियन कल्चर ऑलमोस्ट भूल चुके थे। जो वेस्टर्न कल्चर था उनका मार्केट साइज सब बढ़ गया था हमारे देश में।